Welcome to C4 Chemistry class. My name is Pankaj Singh and today's topic is electrophilic substitution of haloarine. In the previous reaction, we have seen how the haloarines do not take part easily with the nucleophiles. यानी न्यूक्लियोफाइल के साथ उनकी सब्स्टिट्यूशन बहुत easily नहीं होती थी. They take part in the drastic condition, high temperature, high pressure, or with the help of the electron withdrawing group. But now we will see how the electrophilic substitution of the haloarines take place. Also, we will go after the polyhalogen compounds like chloroform, carbon tetrachloride, iodoform, and the DDT. So before we begin, please subscribe the channel and also hit the like button. So this is the reaction of the haloarine. Chlorobenzene is here, and this is the chlorobenzene. It is giving the several product like अगर इस क्लोरोबेंजीन का हेलोजिनेशन किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 यानी क्लोरीन का क्लोरीनेशन किया जा रहा है, हेलोजिनेशन किया जा रहा है. सो द प्रोडक्ट इज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन यानी ऑर्थो एज वेल एज पैरा दोनों ही प्रोडक्ट हमें यहाँ पर दिख रहे हैं. ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4 जिसको हम नाइट्रेशन बोलेंगे, नाइट्रो प्रोडक्ट भी यहाँ पर हमें हेलोरीन के देखने को मिलते हैं. दैट इज 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एज वेल एज 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. सल्फोनेशन की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 को ऐड किया गया है, सो वी गेट द सल्फोनिक प्रोडक्ट लाइक 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड. इन द लास्ट वी हैव द फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन इन विच हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो है बेंजीन के रिंग में यानी इन हेलोअरीन्स इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट सब्स्टिट्यूटिव फॉर्म में, तो हमें मिला 2 क्लोरोटॉल्वीन और 4 क्लोरोटॉल्वीन. एंड एट लास्ट हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन है इन विन द असाइल प्रोडक्ट लाइक एसिडोफेनोन इज गोइंग टू फॉर्म. सो हाउ दिस हेलोअरीन इज रिएक्टिंग एंड गिविंग अस सच प्रोडक्ट, ये कितने इजीली जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कर रहा है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन and फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन. So let's see one by one and their mechanism and how the reaction is taking place. Let's cover it. So here you can see easily, यहाँ पर एक हेलोअरीन हमने लिया है. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है. इस क्लोरोबेंजीन के अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे जाए, लाइक द रेजोनेंट लोन पेयर्स आर डोनेटिंग हियर टू मेक अ डबल बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड इज शिफ्टिंग हियर एट दिस कॉर्नर एज अ नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, अलॉन्ग विद दैट क्लोरीन विल बी पॉजिटिव चार्ज. जस्ट बिकॉज द पाई सिग्मा पाई यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो अब लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होगा तो कॉन्जुगेशन आगे चेन में बढ़ेगा. यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ये शिफ्ट होकर के यहाँ नेगेटिव चार्ज करेगा. सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड इस ऑर्थो पोजीशन में यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा. एंड फाइनली जब ये नेगेटिव चार्ज इस पोर्शन में डबल बॉन्ड बनाएगा तो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द न्यूट्रल फॉर्म फॉर द क्लोरीन. यहाँ पर क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज है तो ये पाई बॉन्ड टूट करके ब्रेक होकर के यहाँ न्यूट्रल बना देगा, यानी वी विल सी सच काइंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा जहां पर ये पाई बॉन्ड की जो ओरिएंटेशन है ये कंप्लीटली डिफरेंट एंगल में होंगी. अगर हम इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देखें तो पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आएगा, क्योंकि आउट ऑफ ऑल 5 स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज भी है, तो कंप्लीट भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है और कंप्लीटली न्यूट्रल भी नहीं है, तो हम इसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखेंगे. सिमिलरली यहाँ पर पाई बॉन्ड भी है क्लोरीन और कार्बन के बीच में, तो पार्शियल कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा. अलॉन्ग विद दैट यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करनी है वो ये है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यानी नेगेटिव चार्ज अराउंड द रिंग एक तरीके से पूरा स्प्रेड हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी अगर आप देखेंगे वो मैक्सिमम है ऑर्थो और पैरा पोजीशन. मेटा पोजीशन में कोई भी नेगेटिव चार्ज कहीं भी नहीं है, यू कैन सी इजिली. सो यहाँ पर हम ये कहेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज विच इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस. सो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज को भी बनाया गया है. नाउ व्हाट विल हैपन, अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, सो डेफिनेटली ऑल द न्यूट्रल स्पीशीज में तो सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए और सभी पॉजिटिव चार्ज जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे क्योंकि इन्हीं का अट्रैक्शन नेगेटिव के लिए होता है, तो ऑल पॉजिटिव चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल. और न्यूट्रल स्पीशीज में बात करें तो सभी न्यूट्रल स्पीशीज वो होंगी जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो न्यूट्रल स्पीशीज भी आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क कर सकते हैं. सो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशन में, सो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो मेनली इन पोजीशन में ही अटैक करेगा, यानी क्योंकि इसका अट्रैक्शन नेगेटिव चार्ज के लिए है, सो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, ये वाली पोजीशन भी इसकी ऑर्थो है. सो डेफिनेटली द इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू अटैक इन ऑल 3 पोजीशन एंड वी आर गेटिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. Let's see one by one how the electrophilic substitution of the halogenation take place.
सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द क्लोरिनेशन, जहाँ पर हमने हेलोजिनेशन देखा था। प्रोडक्ट हमने कुछ ऐसा देखा था कि बेंजीन की रिंग विथ क्लोरोबेंजीन दैट इज हेलोअरीन, ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 एंड वी विल गेट 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 यानी पैरा क्लोरो पोजिशन में हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा। सो हाउ इट हैपेंस, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पर FeCl3 लेना है। दिस FeCl3 इज लुईस एसिड, दिस इज एनहाइड्रस फॉर्म, और ये लुईस एसिड की एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। सो ये क्या करेगा, द Cl एंड Cl, सो दिस विल अट्रैक्ट द Cl नेगेटिव, क्योंकि इसकी टेंडेंसी जो है ये तो लुईस एसिड है, सो इट विल पोलराइज दिस वन, ये पोलराइज्ड करेगा और Cl को अपने अंदर यानी वैकेंट ऑर्बिटल्स में आयरन के वहां पर गेन करेगा, जस्ट बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ द नेगेटिव चार्ज, इट इज अ लुईस एसिड। तो अपनी लुईस एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से ये पोलराइज्ड करता है, मजबूर करता है, जिससे कि नेगेटिव चार्ज को अंदर रखने के बाद यानी अपने अंदर इसमें बॉन्डिंग बनाने के बाद FeCl3 से FeCl4 नेगेटिव बन जाता है और पीछे छोड़ जाता है Cl पॉजिटिव। जस्ट बिकॉज Cl एंड Cl आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, Fe हैज टेकन आउट द Cl नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इस वाले Cl का है वो भी इस Cl के साथ चले जाता है और पीछे ये Cl हमारा क्लोरोनियम आयन बन जाता है। सो दिस क्लोरोनियम आयन Cl पॉजिटिव इज नाउ इलेक्ट्रोफाइल, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। सो दिस इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू अटैक आइदर इन दिस पोजिशन और इन दिस पोजिशन। तो हमें दोनों ही प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट होगा नहीं, देयर विल बी सो मैनी मोल्स में होते हैं, हजारों होते हैं, मिलियंस होते हैं, तो इतने सारे इलेक्ट्रोफाइल्स आपके जनरेट होंगे। तो वो सबके सब इलेक्ट्रोफाइल्स आइदर दे विल अट्रैक्ट, सम विल अट्रैक्ट इन द अटैक इन द ऑर्थो पोजिशन एंड सम विल अटैक इन द पैरा पोजिशन। तो जब ये अटैकिंग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अभी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देखी कि नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजिशन में ज़्यादा थी, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा। अब क्योंकि कार्बन जो है वो तो एक टेट्रावेलेंट है, उसने तो केवल 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाके, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी हाई है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा यानी हमारा इलेक्ट्रोफाइल, और H पॉजिटिव एलिमिनेट हो जाएगा। सो प्रोडक्ट विल बी 1,2 डाइक्लोरो या फिर हमारा 1,4 पैरा पोजिशन में डाइक्लोरो बेंजीन बनेगा। द रिलीज्ड H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव रिलीज हुआ है, दिस इज गोइंग टू अप्रोच FeCl4 नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव FeCl4 नेगेटिव से अप्रोच करेगा एंड इट विल गिव आउट, यहाँ से फिर से न्यूट्रलाइज स्टेट आ जाएगी, HCl बनेगा एंड इट विल लीव बिहाइंड द FeCl3, जो कि दोबारा से किसी दूसरे Cl2 को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करने के लिए रीयूज हो जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द क्लोरिनेशन और हैलोजिनेशन। लेट्स सी व्हाट हैपन इन द नाइट्रेशन। देखिए नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज नाइट्रोनियम आयन, बट ये नाइट्रोनियम आयन जनरेट कैसे हुआ, लेट्स सी दिस। आपको याद होगा अभी हमने प्रीवियस रिएक्शन में देखी थी, स्लाइड को पीछे करके देखिएगा। द रिएक्शन में हमारे पास क्लोरोबेंजीन में जब हम रिएक्शन कर रहे थे तो अलॉन्ग विद द कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ साथ वहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 भी यूज किया जाता है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या रोल होता है, सी HNO3 इज इन द फॉर्म ऑफ HNO3 है, तो हमने उसको OH और NO2 में लिखा है। सो दिस विल व्हाट विल हैपन, ये H2SO4 एक डाई बेसिक है, तो ये अपने H पॉजिटिव को रिलीज करेगा और इट विल रिलीज 1 by 1। पहला जब H पॉजिटिव रिलीज होता है H2SO4 से, तो ये H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद बन जाता है HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव यू कैन सी हियर। नाउ दिस H पॉजिटिव रिलीज्ड बाय H2SO4, ये जब H पॉजिटिव अप्रोच करता है नाइट्रिक एसिड में, तो यहाँ नाइट्रिक एसिड में जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज हैविंग अ लोन पेयर, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा और उसको न्यूट्रलाइज करके इसी के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। लेकिन थोड़ी देर में ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये ऑक्सीजन जो है एक अनस्टेबल स्टेट में आ जाता है, दो इट हैज हेल्प्ड द हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने के बाद, उसके साथ बॉन्ड बनाने के बाद सेल्फ खुद ये अपने आप को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक अनस्टेबिलिटी है। अब ऑक्सीजन चाहता है कैसे भी करके अपने आप को एक स्टेबलाइज किया जाए, तो वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक करके उससे अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेता है, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ऊपर से अब तो एक पॉजिटिव चार्ज बन गया है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन को पुलिंग की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड को खींच के न्यूट्रलाइज होकर के NO2 बनाया एंड लिविंग बैक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाइट्रोजन का भी खींचा है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पर N के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ दिस इज द नाइट्रोनियम आयन, नाउ दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल सेम लाइक अ क्लोरिनियम आयन, दो ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू
कि पाई बॉन्ड की जो यहाँ पर शिफ्टिंग हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजिशन में सबसे मैक्सिमम थी, तो NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजिशन में दोनों में से किसी एक भी दोनों पोजिशन में जाएगा, ऑर्थो और पैरा। हाइड्रोजन एमिट हो जाएगा क्योंकि H पॉजिटिव को निकलना जरूरी है। जब H पॉजिटिव रिलीज होगा इट विल गो एंड अप्रोच द HSO4 नेगेटिव। तो जब HSO4 नेगेटिव से अप्रोच होगा तो वापस H2SO4 हमारा रीजनरेट हो जाएगा। दिस H2SO4 विल फर्दर रिएक्ट विद अनदर HNO2, किसी दूसरे HNO3 से रिएक्ट करा जाएगा ताकि एक फिर से कोई नया नाइट्रोनियम आयन जो है इलेक्ट्रोफाइल कन्वर्ट हो जाए या हमारा प्रिपेयर हो जाए। सो दिस इज द रिएक्शन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पिछले हमारे हेलोजनेशन में भी नोटिस करनी है और यहाँ पर भी नोटिस करेंगे कि आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा और ऑर्थो में से मोस्टली जो मेजर अमाउंट में बनते हैं प्रोडक्ट, दोज प्रोडक्ट आर जनरली पैरा पोजिशन वाले, क्योंकि पैरा पोजिशन के जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर सिमेट्रिकल। यहाँ पर एक क्राउडिंग होती है जो कि एक अनस्टेबिलिटी का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक हिंड्रेंस रहती है, जिसकी वजह से कंपैरिजन टू पैरा ऑर्थो कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी है, सिमेट्रिकल पोजीशन, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मोस्टली पैरा होते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन इन द सल्फोनेशन। सी सल्फोनेशन में हम जानते हैं प्रोडक्ट इज क्लोरोबेंजीन रिएक्टिंग विद द H2SO4 एंड गेटिंग SO3H। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है जो हमने पीछे अभी स्लाइड में देखा था, यानी ये बन जाता है 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पर SO3H को न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि ये इस तरीके से फॉलो। अगर आप सोच रहे हैं कि H2SO4 जो कि इस स्ट्रक्चर का होता है OH, देन S एंड S इज मेकिंग द बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड OH, यहाँ पर ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है और पीछे S पॉजिटिव O3H या SO3 पॉजिटिव H जनरेट कर देगा और यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये रॉन्ग है। ऐसे आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होता, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन द सल्फोनेशन, सपोज पूछ लिया। सो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यही ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो HSO3 पॉजिटिव है, जो कि एक रॉन्ग है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो SO3 होता है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल बनता है। देखिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल स्पीशीज भी होते हैं। अभी कैसे काम करता है लेट्स सी। H2SO4 2 टाइम्स लिया है, वन ऑफ द H2SO4 ने H पॉजिटिव रिलीज किया जो कि H3O बना दिया, H3O पॉजिटिव आयन, SO3 रिलीज हुआ और HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ SO3 जो हमारा न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म में है सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल विच इज अ न्यूट्रल। तो इसके क्वेश्चन का आंसर यही है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन द सल्फोनेशन, तो आप कहेंगे SO3। नाउ SO3 जो है आपका वो कुछ इस तरीके से है कि S डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन इन अलोंग ऑल 3 डायरेक्शन। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। जैसे ही शिफ्ट करेगा तो खुद बन जाएगा नेगेटिव चार्ज और सल्फर को बना देगा पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस यहाँ पर जो शो किया है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज हैविंग अ अट्रैक्शन फॉर द नेगेटिव चार्ज, यानी कहीं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिख जाए तो यहाँ वो अटैक करेगा। तो हम जानते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई होती है और इसी हाई डेंसिटी के कारण SO3 नेगेटिव, SO3 यहाँ न्यूट्रलाइज हुआ और यहाँ कर अटैच हो गया और H पॉजिटिव बाहर हो गया। H पॉजिटिव के बाहर होते ही सल्फर SO3, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है स्टिल, तो SO3 नेगेटिव रहता है। अब हम जानते हैं जो H पॉजिटिव रिलीज हुआ इट इज गोइंग टू प्रिपेयर H2SO4 विद HSO4 नेगेटिव, यानी HSO4 नेगेटिव के साथ H2SO4 बनाएगा। एंड H3O पॉजिटिव, this will break in the form of H positive and H2O. This H positive is going to react with this ion. तो यहाँ पर SO3 नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके ये SO3H एक न्यूट्रलाइज स्टेट में बना देगा, जो कि अब बन गया है 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड as well as ortho as well as in para position. So this is the property, this is the reaction of the sulfonation, how the electrophilic substitution take place for the sulfonation. तो 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पर हमारा प्रिपेयर हो गया है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। सो लेट्स सी फर्स्ट फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में नाम से ही पता चल रहा है कि अल्काइल ग्रुप को जोड़ना है, अल्काइल ग्रुप दैट इज CH3। सो दिस CH3 इज रिएक्टिंग विद द एनहाइड्रस AlCl3। इसकी प्रॉपर्टी भी FeCl3 की तरह सेम है, ये भी एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, पोलराइज्ड करके Cl नेगेटिव को अपने अंदर बॉन्डिंग बना करके AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा एंड इट विल लीव बिहाइंड व्हाट CH3 पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं कार्बन कैटायन और कार्बोकैटायन। तो AlCl3 ने पोलराइज्ड करके Cl नेगेटिव को, जिसने बॉन्ड बनाया था कार्बन के साथ, उसका इलेक्ट्रॉन भी ले गया और पीछे छोड़ दिया CH3 पॉजिटिव, जो कि एक कार्बोकैटायन है,
ये कार्बोकेटाइन ही आपका इलेक्ट्रोफाइल है। इट इज गोइंग टू अटैक इन द सेम वे, ये आपका फिर से ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अटैक करेगा एंड इट विल गिव अ प्रोडक्ट 2 क्लोरोटोल्वीन और 4 क्लोरोटोल्वीन। तो ये जो हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन मिले हैं प्रोडक्ट के, पैरा पोजीशन इसमें से मेजर प्रोडक्ट होगा। H पॉजिटिव रिलीज्ड आइदर बाय द ऑर्थोसाइड और बाय द पैरासाइड, दोनों में से एक अगर यहाँ अटैक होगा तो H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा, और अगर ऑर्थो पोजीशन में जाएगा तो वहां से H पॉजिटिव रिलीज होगा। दिस H पॉजिटिव इज गोइंग टू प्रिपेयर अ बॉन्ड विद द AlCl4 नेगेटिव, और ये AlCl4 नेगेटिव के साथ प्रिपेयर होकर बनाएगा HCl एंड AlCl3। सो दिस वाज द फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। इन अ सेम वे वी कैन सी द फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन भी सेम प्रॉपर्टी, हमें एक एसाइल हैलाइड लेना है। इस एसाइल हैलाइड का नाम है इथेनॉइल क्लोराइड। तो इस इथेनॉइल क्लोराइड को व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द AlCl3 अगेन द लुईस एसिड, तो हम जानते हैं लुईस एसिड की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के लिए टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो पोलराइज करके नेगेटिव चार्ज यानी Cl नेगेटिव को अपने अंदर अट्रैक्ट करके यहां पर AlCl4 नेगेटिव बनाएगा एंड लीविंग बिहाइंड व्हाट, CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द क्लोरोबेंजीन, तो हमें पता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अटैक होगा, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अटैक होते ही ये प्रोडक्ट ये बनाएगा। रिमेंबर यहाँ पर सर्कुलर, यहाँ पर एक सर्कल या फिर पाई बॉन्ड बनाना छूट गया है, इट इज़ नॉट अ साइक्लिक फॉर्म, ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू मेक यहाँ पर आप यहाँ पर पाई बॉन्ड जरूर बनाएं। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट, तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन बनेगा और 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। सिमिलरली H पॉजिटिव जो रिलीज हुआ है वो AlCl4 नेगेटिव से HCl और AlCl3 बनाएगा। सो दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको ऑल द मैकेनिज्म जो है क्लियर हो गई हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि हाउ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्लोरीन वी हैव सीन, जो पीछे छूट गया था, कि अगर हम देखें क्लोरीन के यहां पर एक स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये +M इफेक्ट शो कर रहा है। तो बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि वाई, क्योंकि जब यहाँ पर -I इफेक्ट की प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्लोरीन के फॉर्म में -I इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और +M इफेक्ट कम होता है। सो यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी चाहिए कि दो इट इज -I इफेक्ट इज हायर, यहाँ पर -I इफेक्ट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन होने के, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक बहुत कम अमाउंट में ही या बहुत कम इंटेंसिटी से ही सही, लेकिन +M इफेक्ट दिखाता है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। हम जानते हैं कि क्लोरीन की -I इफेक्ट बहुत प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है, ये पुलिंग करेगा इलेक्ट्रॉन से, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डोनेशन हो रही है जिससे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहा है। तो रीजन इज बहुत कम एक्सटेंट तक ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये प्रॉपर्टी शो करती तो है लेकिन बहुत स्लो, तो इसीलिए यहाँ पर ये इसको ध्यान रखने वाली बात है। नाउ आफ्टर द फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन एंड द फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, लेट्स सी द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीहेलोजन कंपाउंड लाइक ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म वी हैव सीन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। CHCl3 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डाइज और पेस्टिसाइड्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। रेफ्रिजरेटर्स में जो फ्रीऑन गैस, जो कि एक वो गैस जो कि रेफ्रिजरेंट का यूज होता है, जिसमें से जो फ्रिज ठंडा होता है, कूलिंग करता है, वो कूलेंट का काम ये फ्रीऑन गैस ही करती है, वन ऑफ द फ्रीऑन गैस, यानी उसको मैन्युफैक्चर करने में CHCl3 का यूज होता है और उसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोमीथेन, CFCl2। तो क्लोरोफ्लोरोमीथेन यही है, ये रेफ्रिजरेंट का में यूज होती है, तो क्लोरोफॉर्म की हेल्प से बनाया जाता है। ऑल्सो इट वॉज बिफोर, क्योंकि कभी एक समय में जब ऑपरेशन होते थे तो हम क्लोरोफॉर्म का ही यूज़ करते थे एनेस्थीसिया के लिए। ऑपरेशन बहुत पेनफुल होता है, तो उसमें जिस पार्ट को ऑपरेशन करना होता था या जिस ऑर्गन को ऑपरेशन करना होता है उसको कुछ देर के लिए जो है अनकॉन्शियस कर दिया जाता है ताकि पेन ना हो, तो ये एक एनेस्थेटिक एजेंट के फॉर्म में भी यूज़ होता था। लेकिन काफ़ी हार्मफुल गैस है, इसको अगर हम इजी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो ये क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है फॉस्जीन गैस में, और ये फॉस्जीन गैस जो है बहुत पॉइजनस गैस है, तो इसलिए इसका यूज़ जो है बाद में कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। तो इसीलिए इसको जो है कलर्ड बॉटल में यानी डार्क कलर की बॉटल में यूज़ किया जाता है। इसका ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, अगर इसमें थोड़ी सी अमाउंट में ऑक्सीजन अगर इसमें इंसर्ट हो जाए तो वो फॉस्जीन गैस में ईजिली कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ इम्पैक्ट हैं इसके एनवायरनमेंट में, जैसे कि अगर इसमें ब्रीथ किया जाए क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में तो आपके डिजीनेस, फैटिक यानी बिल्कुल एक अनकॉन्शियस हो जाएंगे, सर दर्द होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, और इसी के एक्सपोजर से लिवर भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस के कारण क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉस्जीन बनाता है जो कि एक पॉइजनस गैस है।
सिमिलरली यहाँ पर टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 भी एक पॉलीहेलोजन कंपाउंड है. सो इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन द सॉल्वेंट और इट इज़ यूज्ड इन द स्पॉट रिमूवर फ्रॉम द क्लोथ. डीग्रीजिंग एजेंट में भी यूज़ होता है. क्लीनिंग एजेंट में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है. और फायर एक्सटिंग्विशर में फायर को एक्सटिंग्विश यानी बुझाने के फॉर्म में भी यूज़ होती है. लेकिन इसकी भी प्रॉपर्टी वही है कि H2O के कांटेक्ट में आते ही ये भी फॉस्जीन गैस बनाता है. तो ये एक तरीके से यूज इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी उसको सिंथेसाइज करने में भी यूज़ होता है. तो इम्पैक्ट इन्वायरमेंट का भी यही है कि ओजोन लेयर की डेप्लीशन में बहुत ज़्यादा इसका असर देखा गया है. इट हैज़ ऑल्सो इफेक्ट द स्किन ऑल्सो. स्किन कैंसर में भी यूज़ होता है. यानी ये प्रोडक्ट जो स्किन कैंसर के लिए रीज़न होता है. वॉमिटिंग सेंसेशन होती है अगर ये इसका इनहेलिंग की जाए. और इसके एक्सपोजर से भी लिवर कैंसर होने के चांसेस बहुत होते हैं. इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा ये कार्बन टेट्राक्लोराइड खराब करता है. एज अ सॉल्वेंट ये इनर्ट होता है. मैक्सिमम आप मैनी ऑफ द रिएक्टेंट में देखेंगे CCl इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जो कि अपना कोई कंट्रीब्यूशन अपना कोई रोल प्ले नहीं करता किसी प्रोडक्ट बनाने में. तो इसीलिए इनर्ट होता है. इसकी प्रेजेंस में मैनी ऑफ द रिएक्शंस टेक प्लेस. अब यहाँ पर हमारे सामने आइडोफॉर्म भी है CHCI3 लाइक CHCl3 को हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म. CHI3 को बोलते हैं आइडोफॉर्म जिसको ट्राई आइडोमिथेन भी कहा जाता है. इसका एक फेमस टेस्ट है जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल में. इट इज़ यूज वेरी so much time in order to predict the alcohol products like propane to all, butane to all. तो आइडोफॉर्म का यूज many of the time it is used there to identify the different kind of the alcohol which we will see later. सो इसका यूज जो है एक एंटीसेप्टिक फॉर्म में भी होता है. यानी कहीं पर अगर वाउंड्स हो, कट जाए हल्का सा लाइट वाउंड, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह से जो है बचने के लिए हम एज ए एंटीसेप्टिक जो है आइडोफॉर्म का यूज़ किया जाता है. तो इसकी स्मेल भी थोड़ी फाउल होती है तो इसको ईजिली स्मेल किया नहीं जा सकता. दूसरा है इसके बाद DDT यानी डाइक्लोरोडाइफेनॉल. पैरा इसलिए कहा है क्योंकि पैरा पोजीशन में भी क्लोरीन है. तो पैरा P, इसीलिए लिखा है 2 टाइम्स. तो पैरा P, डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. सो ये हमारा DDT का स्ट्रक्चर है. तो ये बहुत फेमस था अर्लियर क्योंकि इससे जो है मॉस्किटोज रिपेलिंग के फॉर्म में यूज़ किया जाता था. लिखा है यहाँ पर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द मॉस्किटो एंड स्प्रेड मलेरिया. जो भी DDT की वजह से जो है इसको रोका जाता था. तो ये बहुत इफेक्टिव था. लेकिन लेटर ऑन जो है इसको रोक दिया गया क्योंकि इसका यूज़ इन्वायरमेंटल फॉर्म में बहुत इश्यूज थे. इट इज़ नॉट रेडली मेटाबोलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यूज़. यानी जो भी इसको इनहेल करता था वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता था. सो मैनी रीजंस होते थे. उसकी वॉमिटिंग होने लग जाती थी. लॉन्ग टाइम के एक्सपोजर से प्लांट्स भी ख़राब होते थे. एनिमल्स की सफोकेशंस होती थी. सॉइल डैमेज होता था. फिशेस जो हैं रिवर्स में वो डैमेज होने लगी. तो बहुत ज़्यादा जब इन्वायरमेंटल इश्यूज देखने को मिले, यहाँ पर लिखा भी है WHO ने प्रूव किया था हार्मफुल फॉर बर्ड पॉपुलेशन ऑल्सो, हाईली टॉक्सिक फॉर द फिश एंड द एक्वेटिक लाइफ. तो ये जो है बैन कर दिया गया. सो दीज आर द पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स यूज. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द हेलोअल्केन एंड द हेलोअरीन्स. After this, we will see the conversions and the many of the reactions here. Till then, keep doing the studies and thank you.